ठीक भैया। तो मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कि डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है अनुपात, या का क्या मतलब होता है अनुपात, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है अनुपात। ठीक है, जैसे थोड़ा सा समझा देते हैं फिर से। जैसे हमने लिखा है 2/4, क्या लिखा है 2/4, कितना होगा ये 1/2, और ये होगा 1:2 के, 1:2 के। फिर हमने लिखा 4/8, ठीक है, फिर ये आएगा 1/2, फिर ये आएगा 1:2। ठीक है, अब होता क्या है कि ये तो रेशियो है, ये भी रेशियो है, लेकिन जब ये चीज, क्योंकि दोनों का, मेरी बात समझो ध्यान से, इसका रेशियो भी 1/2, 1:2 है, इसका भी रेशियो 1:2 है। इसका मतलब है ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन क्या है प्रोपोर्शन। दो फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो सेम हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि जो फ्रैक्शन हो कैसा है प्रोपोर्शन में है। इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, इसको आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2:4, और आप इसको लिख सकते हो 4:8, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों का रेशियो, जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो रेशियो है वो दोनों का सेम है, तो हम प्रोपोर्शन का साइन ऐसे लगाते थे। ठीक है ना, ये जो है इसके प्रोपोर्शन में है, किसके, इसके। ठीक है ना, हमने कल देखा है डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इनवर्स मतलब उल्टा, प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात। ठीक है ना, तो सीधा अनुपात और उल्टा अनुपात हमने कल देखा था। फिर से थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे हमने कहा था घर में पर्सन्स है, पर्सन्स और रोटीज की बात की थी हमने ना। ठीक है, हमने कहा कि 2 लोग हैं तो 4 रोटी बनेगी, अगर 4 लोग हैं तो 8 बनेगी, ठीक, और अगर 8 है तो 16 बनेगी, अगर 3 है तो 6 बनेगी। आ रही बात समझ में? तो मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से उसी के रेशियो में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। इसका मतलब है पर्सन और जो रोटी है, पर्सन और जो रोटी है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। कैसे प्रोपोर्शन में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और कल हमने एक साइन नहीं बताया था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये साइन होता है, जब कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है तो ये साइन लगाते हैं। इसका मतलब है जो पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके? रोटीज के। मतलब नंबर ऑफ पर्सन अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ रोटीज भी बढ़ेंगी, अगर नंबर ऑफ रोटीज कम होंगी तो मतलब लोगों की संख्या भी कम है। आ रही बात समझ में? जब एक के घटने से दूसरी भी घटती है और दूसरे के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है। ठीक है ना, एक क्वांटिटी की वजह से दूसरी भी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी की घटने की वजह से दूसरी क्वांटिटी भी घट रही है, तो इसका मतलब है जो पहली क्वांटिटी है जो दूसरी क्वांटिटी है उन दोनों में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो ये साइन लगाते हैं। मान लेते हैं ये पूरा नंबर, इसको मान लेते हैं हम एक्स से डिनोट करते हैं, और इसको मान लेते हैं इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। तो यहां पे जो एक्स है और जो वाई है उसमें रिलेशन है एक्स, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई का। ये किसका साइन होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन होता है। किसका प्रोपोर्शन होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन होता है। आ रही बात समझ में? हाँ। इसे में हमने एक रिलेशन डिराइव किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। एक रिलेशन था, क्या था? x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2। बात समझ में आ रही है? हमने कल ये रिलेशन ड्राइव किया था कि जब भी हमको कोई ऐसा क्वेश्चन लगाना होगा जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होगा, हम ये इक्वेशन, ये स्टेटमेंट या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकालेंगे। ठीक है ना, उसी प्रकार इनवर्स का हमने बताया था कि 4 लोग हैं तो काम 2 दिन में खत्म हो रहा है। ये लोग हैं, पर्सन है, और ये क्या है? डेज है, नंबर ऑफ डेज है। हमने कहा 4 लोग हैं 2 दिन में काम खत्म होगा, अगर 2 लोग हो जाएंगे तो वही काम कितने दिन में खत्म होगा? 4 दिन में। यहां पे देखो इनवर्स प्रोपोर्शन है, यहां पे अगर इसकी संख्या ज्यादा है, अगर इसकी संख्या घट रही है तो इसकी संख्या बढ़ रही है। अरे समझ में? मतलब देखो यहां पर्सन की संख्या 4 से 2 हो गई, लेकिन डेज की संख्या 2 से 4 हो गई। उल्टा रिलेशन है ना यहाँ पे, तो ये क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन और डेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन, ये होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है। जैसे आपने एक्सपोनेंट पावर, ऐसे ही समझ में आई बात? हाँ, इसके लिए हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था। क्या किया था? x1 इंटू x2 इज इक्वल टू y1 इंटू y2। बात समझ में आ रही है? तो जब भी डायरेक्ट का क्वेश्चन होगा हम ये लगाएंगे, इनडायरेक्ट का या इनवर्स का क्वेश्चन होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि यहां पे क्या है, अगर ये x1 है, अगर ये x2 है, ये y1 है, ये क्या है? y2 है। तो देखो इन दोनों को गुणा करो, x1 मतलब 4, x2 मतलब 2। यहां पे y1 कितना है? 2, और x2 y2 कितना है? 4। देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए रिलेशन हमने बनाया था कल। ठीक है ना, जितने भी लोग नहीं आए थे रिवीजन के लिए ध्यान से देख लो, ये चीज है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज पहले खोलिए आप लोग। देखो भैया, पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू, कैसे दिया गया है ना, मतलब कहां तक दिया गया है। कह रहा है कि कार पार्किंग का चार्ज दिया गया है किसी रेलवे स्टेशन के पास, है ना। कह रहा है अगर 4 घंटा अगर गाड़ी खड़ी करते हो तो 60 रुपए लगेंगे, अगर 8 घंटा गाड़ी खड़ी करोगे तो 100 रुपए लगेंगे, और अगर 12 घंटा गाड़ी खड़ी करोगे तो 140। उसी प्रकार 24 घंटे का 180। नीचे देखते हैं, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। कह रहा चेक करिए क्या यहां पे जो पार्किंग चार्ज है, जो पैसा है, और जो टाइम है वो दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। हाँ अभी देखते हैं आगे। अच्छा हाँ ठीक है, अब लगाते हैं।
सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा पूरा अच्छे से। देखिए, हमें एक चीज समझ में आ गई है कि अगर कोई एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन रखती है तो क्या होता है, रेशियो क्या होगा सबका सेम होगा। क्या होगा, रेशियो सबका सेम होगा। अगर ये जो पार्किंग चार्ज है और पार्किंग टाइम, अगर इन दोनों में जो रिलेशन अगर डायरेक्ट क्या होगा तो रेशियो सेम होगा, और अगर डायरेक्ट का नहीं होगा तो रेशियो सेम नहीं होगा। तो हम क्या निकालेंगे, इनके रेशियो। ठीक है ना, इनके क्या निकालेंगे, रेशियो। रेशियोज ऑफ पार्किंग चार्जेस टू द to their respective to the respective ratio of parking charges to the respective parking time। ठीक है, अब देखते जाओ। हम ये कह रहे हैं कि जो पार्किंग चार्ज का जो रेशियो है किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, पार्किंग टाइम के रिस्पेक्ट में। जितने भी रेशियोज निकलेंगे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले निकालते हैं 4/60 या 60/4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम ये बटे ये कर रहे हैं तो ये बटे ये बटे ये, तो नीचे ऊपर ये रहेगा, नीचे ये रहेगा। ठीक है ना, इसका रेशियो कितना आएगा, ध्यान से देखो। इसका रेशियो आ रहा है 1/15, मतलब 1:5। ठीक, दूसरा निकालते हैं। दूसरा कितना आएगा, 8/100। 4 से कट करो, 4 दूनी 8, और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 25। मतलब इसका आंसर आ गया 2:25। कहां पे, 1:4 के 15 तो रहेगा, 15 नहीं रहेगा। अच्छा, 15 चुक सही, यहां 15 रहेगा, ये ना। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं। तो 12/140 करो, 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 3:35। 4 3 12, 4 पंचे 20। ठीक है, और अगला लास्ट वाला देखिए, 24/180, 12 के 12, 12 पंचे 60, 2:15। ठीक है, यहां पे हमने निकाला तो एक रेशियो ये आया है, दूसरा ये आया है, तीसरा ये आया है, और चौथा ये आया है। तो आप लिखोगे एज द रेशियोज आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, जैसा कि रेशियो सेम नहीं है, देयरफॉर पार्किंग चार्जेस, देयरफॉर पार्किंग चार्जेस एंड पार्किंग टाइम, therefore parking charges and parking time are not in direct proportion, are not in direct proportion, direct proportion। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 part of base। In the following table find the parts of base that need to be added। है ना, मतलब एक पार्ट रेड पिगमेंट के लिए 8 पार्ट बेस चाहिए। ठीक है ना, तो 4 पार्ट के लिए कितना बेस चाहिए होगा, 7 पार्ट के लिए कितना बेस चाहिए होगा, 12, और उसी प्रकार 20 पार्ट के लिए कितना बेस चाहिए होगा। अब पहले समझो, यहां पे पेंट बनाया जाता है, कैसे पेंट बनाया जाता है, रेड पिगमेंट मिला करके प्लस बेस मिला करके, है ना। यहां पे पेंट बनाया जा रहा है, एक पार्ट रेड पिगमेंट के साथ कितना बेस चाहिए, 8 बेस चाहिए। तो 2 के लिए 16 चाहिए, 3 के लिए 48 चाहिए, है ना। नहीं नहीं, 8 16 त्रिक 24, कितना चाहिए, 24। अरे बात समझ में, यही तो है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, टेबल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम एक टेबल बनाएंगे, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, नीचे क्या है, पार्ट्स ऑफ बेस।
ठीक है, एक पार्ट रेड पिगमेंट के लिए 8 पार्ट ऑफ बेस, फिर 4 के लिए कितना, फिर 7 है, 7 12 और 30, 7 के लिए कितना होगा, 12 के लिए कितना होगा, और 20 के लिए कितना होगा, ये हमको निकालना है। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये है x1, मान लेते हैं ये सब क्या है y1, क्योंकि x दिया गया है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 और ये y4। हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है। एज वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 8 parts of base, पहले समझिए। एज वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 8 पार्ट ऑफ बेस, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पार्ट रेड पिगमेंट के लिए कितना बेस चाहिए, 8 पार्ट बेस चाहिए, है ना। अरे बात समझ में। सो फॉर मोर पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, तो ज्यादा पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट के लिए ज्यादा पार्ट ऑफ बेस भी चाहिए होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन है वो किसमें है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जो क्वेश्चन है वो किसमें है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हमको पता है, वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट, हमको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए एक रिलेशन क्या, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। ठीक है, ठीक है, चलिए, लेट x1 इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू 8, और क्या दिया गया है, x1 हो गया, y1 हो गया, x2 कितना है, x2 कितना है 4। भाई इसीलिए हमने माना ताकि हमको ये चीजें मिल जाए। हमने इसको x1 के हिसाब से माना, x1 x2 x3 x4, और ये यहाँ पे ये y1 है, ये y2 हो गया, ये y3, ये y4, ठीक है ना। ठीक है, तो x1 इक्वल टू 1 आ गया, x2 इक्वल टू 4 आ गया, y1 इक्वल टू 8 आ गया, y2 हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां पे करो 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 4 अपॉन y2, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये जाएगा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये हो गया y2, भाई 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो y2 आएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा 8 4 जा 32, यही तो आएगा। मतलब y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 32। अब इसी प्रकार आप निकाल सकते हो सिमिलरली सब कुछ, ठीक है ना। उसी प्रकार आप ये भी निकाल सकते हो, क्या आप ये भी कह सकते हो, क्या देखो ध्यान से, यहां पे ये भी कह सकते हो कि x1 अपॉन, ध्यान, ये तो पहली वैल्यू निकल गई y2 की, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, y3 की। मतलब ये बटे ये बराबर होगा ये बटे इसके, ये क्योंकि सबका रेशियो सेम होता है ना, तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये बटे ये बटे ये बटे ये बटे ये, मतलब ये बटे ये बराबर चारों रेशियो के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो वही मैंने पहले निकाल दिया है पहला वाला। अब दूसरा वाला करके दिखाते हैं आपको कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, 1/8, 1/8 बराबर होगा किसके, 7/y3 के, ठीक है ना। इसका मतलब y3 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 56। उसी प्रकार आप अगला निकालते चले जाओ, ठीक है। उसी प्रकार आपका ये होगा, यहां पे ये निकाल लो कि 1/8 जो होगा वो बराबर होगा 12/y4 के। तो यहां पे आप निकाल लीजिए, y4 बराबर कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे होता है 96, 96। उसी प्रकार और निकालिए, y5 की वैल्यू निकालिए, 1/8 बराबर होगा इसके 20/y2 के। तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, y5 की वैल्यू, सॉरी y5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160, ठीक है ना। लगाइए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। हाँ, इन क्वेश्चन टू मतलब जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, जो ऊपर क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िए, हमने पढ़ लिया, लगा भी लिया है, ठीक है। इन क्वेश्चन 2 अबव, इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट के लिए 75 ml बेस चाहिए, वॉल्यूम में दे दिया है ना, 75 ml बेस चाहिए कितने के लिए, एक पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए। तो कह रहा है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। समझ में आई बात।
तो अगर 75 ml के लिए एक पार्ट चाहिए तो 1800 ml के लिए कितना चाहिए, यही हमको निकालना है। ठीक है ना? ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हम एक डेटा तैयार करते हैं, टेबल बनाते हैं, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, और यहां पे क्या हो जाएगा, किसकी बात किया है, बेस, है ना, बेस, पार्ट्स ऑफ बेस, अमाउंट ऑफ बेस या बेस इन ml। ठीक है, एक पार्ट के लिए 75 ml चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि 1800 ml के लिए कितना चाहिए होगा। ठीक है ना, आज बात सुन में, तो वही चीज लिखोगे, फॉर मोर पार्ट ऑफ, फॉर मोर, फॉर मोर बेस, फॉर मोर बेस the the parts of red pigments will be more, will be also more, for more base the parts of red pigment will be also more, है ना, मतलब ज्यादा बेस के लिए ज्यादा पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट चाहिए होगा। ठीक है ना, द गिवन क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है, द गिवन क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, में डीपी लिख दे रहा हूं, आप लिखिएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो इसलिए हमें पता, हाँ ठीक है, लेट x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 75, y1 इक्वल टू नहीं पता, y2 इज इक्वल टू 1800 ml। ठीक है, वी नो, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। x1 हमारा कितना, 1 अपॉन 75 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 अपॉन 1800 ml। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 ml, इधर गुणा करेंगे और नीचे है 75, और ये बराबर हो जाएगा y2 के, और यहां पे आप इसको डिवाइड करो, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, है ना, और ये 25 दूना 50, और जगह 25 दिया 75 बराबर y2। अभी 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, y1 की वैल्यू है 2 नहीं है, ये क्या क्या लिख देता हूँ y, ये y1 की वैल्यू है, तो y1 बराबर कितना आ गया हमारा, y1 क्या है, इसी को तो हमने माना था y1। ठीक है ना, तो मतलब 1800 ml बेस के लिए हमें 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट चाहिए होगा, कितना, 24 पार्ट। ठीक है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? ठीक है ना, एक फैक्ट्री में एक मशीन 6 घंटे में 840 बोतलों को फिल कर देती है, भर देती है, कितना, 6 घंटे में 840 बोतलें भरती हैं, तो कह रहा है 5 घंटे में वो कितनी बोतलें भरेगी। तो भाई अगर टाइम कम हो गया है तो नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड बाई फैक्ट्री विल बी लेस ऑल्सो, अगर समय कम हो गया है तो बोतलें भी तो कम भरेंगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 घंटे में 840 बोतलें, तो हमें बताना है 5 घंटे में कितना, मान लेते हैं y2। ठीक है ना, वही है कि फॉर लो लेस टाइम, फॉर लेस टाइम द बॉटल, कम समय में फैक्ट्री के द्वारा भरी गई बोतल भी कम होंगी। ठीक है ना, आप क्या लिखोगे, द गिवन
क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेट x1 इक्वल टू 6, y1 इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू 800, x2 इक्वल नहीं, x2 840 है, ठीक है, x2 इक्वल टू 840 और y2 हमको नहीं मालूम, निकालना है। तो हमको पता है वी नो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो रिलेशन है क्या है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2, मतलब 6/840 बराबर 5/y2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू y2 बराबर 5 गुणे, हाँ कौन है, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे हमने ये x1 x2 मान लिया, सभी को वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, ये y2 6 से गुणा होगा तो 6y2 हो गया, 5 इंटू 840, ठीक है। तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 840/6। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही होगा y2 की वैल्यू। y2 वही तो होगा ना जो 5 घंटे में वो बोतलें फिल करेगा। कर दें कैलकुलेट, y2 बराबर 6 के 6 6 24 ना 14 25 70, 700 बॉटल्स आएंगी। कितना आएंगी, 700 बॉटल।